अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हार्ट टॉक पाकिस्तान। मैं हूं शाज़िया ज़ीशान। नाज़रीन, आर्मी चीफ की तैनाती में आखिर इतनी ताख़ीर क्यों हो रही है? ये सवाल वो सवाल है जो आज हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि आर्मी चीफ की तकर्रुरी को लेकर इस वक्त मुल्क की सियासत में तकरीबन एक डेडलॉक भी लग चुका है। लेकिन आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर हुकूमत और GHQ के दरमियान कोई डेडलॉक नहीं, और इस बात की तस्दीक करते हैं वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब। वो ये कहते हैं कि आज से आर्मी चीफ की तकर्रुरी पर काम शुरू हो चुका है और 25 नवंबर तक तैनाती का जो मरहला है ये पूरा हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा है कि अभी तक समरी वज़ीर आज़म हाउस नहीं पहुंची, कल या परसों तक आर्मी चीफ की तकर्रुरी की समरी आ जाएगी। लेकिन नाज़रीन, आज सुबह पाकिस्तानी मीडिया पर अचानक से ज़राए से खबर फ्लैश करती है कि वज़ारत दिफा से आर्मी चीफ की तैनाती की जो समरी है ये प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंच चुकी है और वहाँ हुकूमत जो है वो मुशावरत कर रही है और जल्द नए सिपा सालार का नाम सामने आ जाएगा। लेकिन फिर कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब इन खबरों का रिपटल देते हैं। क्या कहते हैं वज़ीर दिफा साहब, ज़रा देखिए। कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं सर कि कोई डेडलॉक है, इत्तेफाक राय नहीं हो रहा नामों नहीं, कोई डेडलॉक नहीं है। कोई नामों के ऊपर कोई जब समरी आएगी तो फिर नामों के ऊपर जो है बहस तमीज़ होगी या पूछा जाएगा। अफवाज की जो लीडरशिप है उनको पूरी तरह इत्मीनान में लिया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर साहब लेंगे और उसके बाद जो फैसला होगा नामों का। इस वक्त जो है जो सीनियर मोस्ट लोग हैं 5 या 6 जो है उनके नाम आ जाएंगे, उनके साथ डोसियर्स आ जाएंगे। मीडिया पे इस वक्त चल रहा है, उसकी तस्दीक कर लें। जी सर, कि समरी अभी तक जो है प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट नहीं। तो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि अभी कोई समरी वज़ीर आज़म हाउस में नहीं पहुंची है। नाज़रीन, जो मुतज़ाद या ख़बरें जो बाउंस होती हैं वो किसी एक आध मीडिया की एक्सक्लूसिव ख़बर होती है। सारे मीडिया पर इकट्ठे चलने वाली ख़बरें ये अमूमन वो ख़बरें होती हैं जिन्हें ऑन रिकॉर्ड या ऑफ द रिकॉर्ड जारी किया जाता है। बहरहाल एक बार फिर आर्मी चीफ की तैनाती की समरी के हवाले से ख़बर आई भी और इसकी फिर तरदीद भी आ गई। यानी अभी भी इंतज़ार है और वो मज़ीद चंद रोज़ मज़ीद ये इंतज़ार ऐसे ही रहेगा। अब ये इंतज़ार नेचुरल है, किसी प्रोसेस की वजह से ये इंतज़ार है या किसी इख्तलाफ का नतीजा है, लेकिन ये तो हकीकत है कि गुज़श्ता 2 आर्मी चीफ्स की अगर तैनातियाँ देखें तो इनमें ऐसा नेचुरल डिले नहीं था, ऐसी डिस्कशन नहीं थी। जनरल कियानी के बाद जब जनरल राहील शरीफ की तैनाती हुई तो वो 18 नवंबर को हो गई थी। ऐसे ही जनरल राहील से जनरल बाजवा को जब आर्मी चीफ के ओहदे की जिम्मेदारियां दी गई तो वो भी 18 नवंबर की डेट थी। बड़े आराम से ही सारा मरहला जो था ये अपने अंजाम को पहुंचा था। लेकिन नाजरीन, वैसे तो 29 नवंबर से पहले किसी भी वक्त नाम का ऐलान और नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, लेकिन इस बार का डिले वज़ीर आज़म का मंजर से आउट होना, हुकूमती और गैर हुकूमती सियासतदानों के बयानात और फिर जनरल आसिम मुनीर की 2 दिन पहले के रिटायरमेंट को लेकर ये सोशल मीडिया पर इस पर बड़ी बहस हो रही है। अफवाहें फैलाने वाले अफवाहें भी फैला रहे हैं, फिर प्रोपेगेंडे फैलाने वाले प्रोपेगेंडे भी कर रहे हैं। वो इस डिले को कहीं किसी डेडलॉक का नाम दे रहे हैं तो कहीं नामों पर इख्तलाफात की खींचातानी इसको बताया जा रहा है। लेकिन वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर इन सारी खबरों की तरदीद की है और 1-2 रोज़ में उन्होंने कहा है कि ये सारा जो प्रोसेस है मुकम्मल हो जाएगा। अब जो इख्तलाफ राय वाले हैं, इमरान खान पहले ही न्यूट्रल्स के मामले में खुद को न्यूट्रल कर चुके हैं कि कोई भी आर्मी चीफ आ जाए उन्हें एतराज़ नहीं होगा, उन्हें कोई मसला नहीं होगा। अहमद ताती जरदारी साहब वो कहते हैं कि सब उम्मीदवार जो है जनरल्स को वो कहते हैं कि इक्वल है, वो अपने इख्तलाफ राय को वो भी न्यूट्रल कर चुके हैं। लेकिन एक तरफ से बयानात थोड़े हट कर आए थे कि जब वज़ीर आज़म लंदन में मियाँ नवाज शरीफ के साथ थे तो वहाँ से एक बयान आया था कि इस तैनाती पर किसी किस्म का दबाव बर्दाश्त नहीं होगा या किया जाएगा। नाज़रीन, ये किस दबाव की बात हो रही थी, ये दबाव कहाँ से था और क्या ऐसे ही किसी दबाव की वजह से तैनाती में डिले है, डेडलॉक है? सीनियरिटी की बात तो की और अगर वाकई सीनियरिटी पर ये तैनाती होनी है फिर तो नाम आसानी से सामने आ जाना चाहिए था। इसमें फिर डिले की वजह क्या है, इसी पर मैं करूँगी। मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अंदलीब बासाहिबा ज्वाइन कर रही हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल खान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार और या मकबूल जान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले राना साहब, मैं आपसे शुरू करती हूँ। आप भी शायद मेरी इस बात से अग्री करें कि इस बार आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर जो बहस मुबाहिसे और जो प्रोपेगेंडाज या अफवाहें फैलाई जा रही हैं इससे पहले नहीं था। कौन होगा कौन नहीं होगा, फिर जनरल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट को लेकर, फिर एक आर्मी एक्ट को लाने की जो बातें हो रही है, ये डिले है, नेचुरल डिले है, ये डेडलॉक है किसी वजह से? राना साहब।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कुछ भी नहीं है, ना डिले है, ना डेडलॉक है, ना इसमें कोई प्रॉब्लम है। अभी जो है टाइम बाकी रहता है बाजवा साहब की रिटायरमेंट के ऊपर, और उससे पहले पहले ये जो अमल है वो इसमें मुकम्मल होना है। तो या तो ये जो टाइम मुकर्रर है उससे एक्सटेंड कर जाए तो आप कह सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम है, ताख़ीर है या कोई प्रॉब्लम बना हुआ है। लेकिन अभी जब टाइम बाकी है और आपके डिफेंस मिनिस्टर ने भी आज ट्वीट कर दिया कि अमल शुरू हो गया है और इस हफ्ते के इख्तिताम तक या उससे पहले जो है ये मामला जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगे और अब जो भी फैसला होना होगा वो अवाम के सामने आ जाएगा। देखिए, बदकिस्मती है। लेकिन आप लोगों ने तो सीनियरिटी की बात की है ना, नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि हम सीनियरिटी पे करेंगे, शहबाज शरीफ ने भी कहा, नून लीग के सारे रहनुमाओं ने कहा। तो सीनियरिटी के लिहाज से जो नाम सामने आने चाहिए थे आप लोगों की तरफ से, तो वो भी कोई नहीं बात कर रहा है कि हम सीनियरिटी की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें कोई बहस मुबाहिसे वाली बचती नहीं है। सीनियरिटी के लिहाज से फला नाम है, ये नए आर्मी चीफ होंगे। इसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा और अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि अगर सिर्फ सीनियरिटी की बेस पर होना है तो फिर डिले क्यों है? नाम तो एटलीस्ट सामने आ जाना चाहिए। देखें, ये तो सारी बातें हैं ना, लोगों की बातें हैं, उस पर तज्जिया है, मशवरा भी है। तो कोई किसी ने अगर मशवरा दिया भी है कि सीनियर तरीन होना चाहिए तो पब्लिकली तो नहीं दिया, इंटरनली दिया होगा या आपस में कोई बातचीत होगी। लेकिन जो इसका आईनी प्रोसेस है वो तो वही है, जब यहाँ डिफेंस मिनिस्ट्री से पीएम ऑफिस जाएगी लिस्ट, फिर पीएम ऑफिस उसको जो है वो फाइनलाइज करेगा और आगे चलेगा। तो वो जब मामला शुरू होगा तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंक्लूड हो जाएंगी। उससे पहले तो सारी ये डिबेट है, और ये डिबेट कौन कर रहा है? ये डिबेट हुकूमत नहीं कर रही, ये डिबेट जो है ऑपोजिशन कर रही है। और ऑपोजिशन जब इमरान खान साहब इसको एक मुतनाज़ा तरीके से जब वो डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि और वो क्यों करते हैं, क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है, उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया सियासी तौर पे। उन्होंने ख़ुद जून जुलाई में कहा कि मैं तो सेनेट के नंबर भी हम इनसे पूरे करवाया करते थे, और फिर उन्होंने जिस तरह के बयान दिए कि ये इनको एक्सटेंशन दे, हाजिर जो चीफ है उनको एक्सटेंशन दे देनी चाहिए तब तक जब तक इलेक्शंस नहीं होते, और फिर उससे यू टर्न ले लेना, फिर ये बातें करना कि ये आर्मी चीफ अपनी मर्जी का इसलिए सिलेक्ट करना चाहते हैं कि ये मुझे नाअहल करना चाहते हैं। नाअहल आप वैसे ही होने जा रहे हैं, आर्मी चीफ के ओहदे को आप बिला वजह बदनाम कर रहे हैं। तो ये सारा जो उनकी जो लॉन्ग मार्च तो जब अदम एतमाद आई थी चीज के, तो ये बातें तो उस वक्त आप लोग जब ऑपोजिशन में थे, नून लीग वाले, तब लोग आप लोग भी ये बातें करते थे कि भाई ऑफ द रिकॉर्ड आप लोग ये बातें करते थे कि हम लोग ये अदम एतमाद लेकर इसलिए आए हैं क्योंकि इमरान खान अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं, और अगर इन्होंने अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगा दिया तो हम तो या तो जेलों में जाएंगे या हमें सबको नाअहल करवाने की इमरान खान तैयारी में, तो लिहाजा ये लाना बड़ा जरूरी था। अगर इमरान खान आज आप लोगों के बारे में ये बात करें तो कल को आप लोग, माजी में आप लोगों ने भी कहा है कि इमरान खान अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं। देखिए, बहुत फर्क है। देखिए, बहुत मैसिव फर्क ये है कि ये तो तस्लीम कर लिया ना कि ये हमें सियासत के अंदर अब हमें नहीं कोई अमल दखल करनी, पहले थी इसका मतलब है, और हम भी कह रहे थे कि पहले थी। और इनके जो अपने वजीर आला हैं उन्होंने कहा कि इनके नैपी चेंज किए जाते थे, इमरान खान साहब ने खुद एडमिट किया। तो उस दफ्तर को सियासी तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा था, ये फैक्ट हो गया ना, ये एक हिस्ट्री का रिकॉर्ड हो गया। अब क्या फैक्ट है? अब ये फैक्ट है कि अब वो बरमला कह रहे हैं कि अगले 15 साल आने वाली क़यादत भी जो है उसने भी फैसला मिलकर कर लिया कि हमारा सियासी रोल नहीं होगा। आज सियासत में उनको कौन धकेल रहा है? इमरान खान धकेल रहा है। तो फर्क है, हमारे बयानिए में और इमरान खान के बयानिए में फ़र्क है। हम आज भी ये कहते हैं कि इनका सियासत में रोल नहीं होना चाहिए, या जो आईनी जो रोल है वो उसके मुताबिक होना चाहिए। इमरान खान आज भी कहते हैं कि मैं इनसे बातचीत करूंगा इलेक्शन की डेट के ऊपर। आज भी वो कहते हैं कि इसकी तकर्री ऐसे होनी चाहिए, वैसे होनी चाहिए, उसको मुतनाज़ा लेकिन अब आप देखिए ना, इमरान खान पिछले एक हफ्ते से कह रहे हैं ये मेरा मसला नहीं है। वो कह रहे हैं जिसको भी लगाएं आप, मैं इस दौड़ में शामिल नहीं हूँ, मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है, वो वेलकम करेंगे। अंदलीब साहब, आप लोग क्यों मुतनाज़े बना रहे हैं इस चीज को? फिर उन्होंने ये भी तो कहा ना जी। अच्छा, मजे की बात यह है कि आपने सवाल किया था इनसे कि जी ये क्यों डिले हो रहा है। हाँ। तो इमेजिन करें, उन्होंने कहा कि हम तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये सारा डिले और सारा कुछ जो है ये इमरान खान की वजह से हुआ है। हाँ। तो अपना आपको उन्होंने दोनों नाअहल, नालायक और जिसको कहते हैं ना बिल्कुल इर्रेलेवेंट खुद ही डिक्लेयर कर दिया है कि हम तो बिल्कुल ही जिसको कहते हैं ना फजूल है, हमारे से तो कुछ भी नहीं है। जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है, जो भी, और मैंने बीच में इंटरफियर नहीं किया।
मैं ना इंटरफेयर करती हूँ, अपनी बारी पे आप बोले, मैं भी बड़ी पेशेंटली सुनती रही, बीच में मैं 4 दफा टोक सकती थी, लेकिन मैंने नहीं टोका। अभी की गलत बातें हो रही थी, लेकिन मैंने कहा कि मैं अपनी टर्न का वेट करूंगी, आप भी वेट करें। अच्छा, सो ये जो सारी इन्होंने हकायत आपको बताई है, अब पहली बात तो आपको इनको पूछना चाहिए था कि वो माशाल्लाह जो एक वजीर आजम है वो कहाँ हैं। वजीर आजम साहब जो गए थे, अब वो एक होती है गुआचे बारे सोचना, वो उसको कहते हैं जी लॉस्ट एंड फाउंड। को पता, मेरी बात सुने, ऑल साइंस इन द वर्ल्ड एंड इंक्लूडिंग पाकिस्तान की जो रेगुलेशंस हैं, उन्होंने कह दिया है कि जी कोरोना 3 दिन का होता है, उसकी कोई क्वारंटीन नहीं है सारी। आज आप देखें कितने दिन हो गए हैं, और फिर दूसरा देखें कि 1 दिन के लिए गए, ये इजिप्ट गए थे, 5 दिन वहां से ये लंदन में रहे, टैक्स पेयर के पैसों पे रहे, पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया है। और मैं इसको बिल्कुल ओपन कह रही हूं कि चलें, आपके चैनल में तो मुझे पता है इसकी बात भी होती है, लेकिन ज्यादातर मीडिया एनालिस्ट चैनल्स जो कि हमारी आधी परसेंटेज पे 100 प्रोग्राम करते थे, आज पाकिस्तान का डिफॉल्ट जो क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क है वो कितना है, 92.5। हम छोड़ के कितना गए थे, 5%। तो इनका वो जो बयानिया था कि ये इकोनॉमी बचाने आए हैं, ये तो इकोनॉमी डुबोने आए थे। आप देखें जीडीपी ग्रोथ रेट हम क्या छोड़ के गए थे, इसमें बात करते हैं। आज क्या है, मैं ब्रेक के बाद इकोनॉमी पे बात करनी है। पहले मैं चाह रही हूं कि ये जो अहम तैनाती, तो मैं इसीलिए कहना चाह रही हूं सादिया कि ये क्या है चक्कर कि आपका जिसको कहते हैं प्राइम मिनिस्टर गायब है, उधर से हुआ क्या है, उधर से इनको लंदन में लंदन के अंदर एक बंदा जो इनकी पार्टी का है वो कह रहा है कि जी आपने तो प्लान बनाया था कत्ल करने का अरशद शरीफ और इमरान खान को, और मुझे बुलाया था, और ये लंदन में बात कर रहा है जहां आपको पता है कि उस पर डेफेमेशन भी और सारी वो जो चीजें हैं वो होती हैं। तो जब इनकी सारी कंसंट्रेशन ये थी कि ये हर जगह हार चुके थे, मौशी तौर पे हार चुके थे, सियासी तौर पे हार चुके थे, इंतखाबी तौर पे हार चुके थे, तो इनकी सारा फोकस इकोनॉमी बचाने, पाकिस्तान बचाने के लिए नहीं था, इनका सारा फोकस था अपने आप को बचाने के लिए। देखिए इन्होंने आके क्या किया, NRO 2 लिया है, उसके बाद नैब की अमेंडमेंट्स की, अपने सारे केसेस माफ करवाए हैं, उसके बाद शहबाज शरीफ का केस बंद करवाया है, हमजा का केस बंद करवाया है, मरियम का केस बंद करवाया है, इसहाक डार का केस बंद करवाया है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें बंद करवाई हैं, आई वोटिंग बंद करवाई है। सारा वक्त असेंबली में ये अपने आप को ड्राई क्लीन करके चोरों को रिलीफ देने के लिए, अवाम को इन्होंने दी है तकलीफ, अपने आप को इन्होंने दी है रिलीफ, तो इनके पास क्या टाइम होगा कुछ करने का ना। लेकिन एक बात आप लोग क्लियर कर दें, इनकी हैसियत क्या है, मुस्लिम लीग नून आज भी यही समझती है कि आप लोगों ने आर्मी चीफ की जो तैनाती है इसको लेकर बड़ा आप लोगों ने वावेला मचाया, आप लोगों ने इसको जो है ना वो प्रोपेगेंडास किए, आप लोगों ने मतनाज़े बनाने की कोशिश की। लेकिन मैंने भी राना साहब से एक बात की कि पिछले हफ्ते से हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब इस सारे मामले से लाताल्लुक हो चुके हैं, तो ये आप लोगों की तरफ से क्लैरिटी आना बड़ा ज़रूरी है दलीप साहिबा, नहीं तो ये इल्ज़ामात लगते रहेंगे। देखें, अगर आप और खान साहब रोज तकरीर करते थे, रोज आपको पता है इंटरव्यूज होते थे कंटेनर में भी और आज भी, जब पहला सवाल कोई आपको इंटरव्यू में पूछेगा कि जी आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा मेरिट पे, क्योंकि उन्होंने सारी सिर्फ उन्होंने नहीं, आप सब ने भी और अवाम ने भी सारे वीलॉग्स पे आया कि जी ये है हिस्ट्री नवाज शरीफ की। हर दफा वो अपना बंदा चूज करता है और हर दफा वो उससे नाराज हो जाता है, और ये हिस्ट्री की बात है, को खान साहब तो नहीं कह रहे। अच्छा, फिर उन्होंने कहा जी आप क्या करेंगे अगर आप, तो उन्होंने कहा मैं तो मेरिट पे करूंगा। ये 2 बातें होती रही, 2 महीने सवाल होते रहे, वो 2 महीने सवालों का जवाब देते रहे। अब उन्होंने कहा है कि जी जो मर्जी कर लें, जो इन्होंने करना है कर ले, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। ठीक है। और ये साहब, ये प्राइम मिनिस्टर साहब को इस वक्त मंजर आम पर होना चाहिए था, सामने आकर सवालों के जवाब देने चाहिए थे, उन्हें नज़र आना चाहिए था कि प्राइम मिनिस्टर साहब इस सारे मसले को लेकर जो है वो क्या कर रहे हैं। वो एकदम लंदन से आए, गायब हो गए, और इस सारे मामले पर अगर हमें कोई शख्स आगे नज़र आ रहा है, आनिया जानिया अगर किसी की नज़र आ रही है, तो वो डार साहब हैं। वज़ीर आज़म मंजर से गायब है। देखें, पहली बात तो यह है कि आप ये समझते हैं अगर कि ये सारी की सारी तैनातियाँ बड़ी खामोशी से हुई हैं,
तो ये बड़ा जिससे कहते हैं तारीख से बिल्कुल नाबालिग होने की सूरत है, जिस तरह ये लोग कह रहे हैं हो रही हैं। आप अंदाजा, एक किताब है डायरेक्टोरेट एस, जिस स्टीव कॉल ने किताब लिखी थी जब कियानी को एक्सटेंशन मिल रही थी, और उस किताब में बड़े हकायक वो जब CIA के चीफ ने उसने कहा कियानी साहब जब वहां पर तशरीफ लाए तो उन्होंने हम उनको हेलरी क्लिंटन के साथ मीटिंग थी तो सबसे पहले उन्होंने किताब निकाली ओबामा's वॉर। उन्होंने कहा मैंने किताब पढ़ ली, अब मुझे पता चल रहा है आप कैसे हुकूमतें चलाते हैं। फिर उसके बाद उसने माइक मॉलन से मुलाकात की तो माइक मॉलन कहता है कि हम बड़े अरसे से डिस्कस कर रहे हैं, यू शुड इंजीनियर योर एक्सटेंशन, लफ्ज इंजीनियर, ठीक, और तुम इंजीनियर करोगे और हम उसके लिए तुम्हारे साथ करें, लेकिन हम बाहर यही कहेंगे कि डेमोक्रेसी बहुत अहम चीज है, लेकिन यू आर द रूलर। और फिर उसको कहता है कि वो व्हाइट हाउस लेके ऑरेंज रूम में बिठा दिया उसको, और ओबामा चूंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं मिलना चाह रहा था तो मिल सकता था, अचानक वो घूमता घामता आया, ओ क्या नहीं यू आर हियर। उससे बातें शुरू की, उसने फिर उसको कहा कि मेरी तरफ से मंजूरी है बकायदा और आप जाके एक्सटेंशन लें, एक बात तो ये। और उसके बाद गिलानी साहब ने जैसे एक्सटेंशन दी आपको पता है। राहील शरीफ का जहां तक मामला, आपको याद होगा कि राहील शरीफ साहब की एक सऊदी अरब में अपॉइंटमेंट का मसला था, उसमें कम से कम नवाज शरीफ के साथ एक तकरीबन 6 महीने तक ये बहस चल रही थी, NOC मिल रहा है, NOC नहीं मिल रहा, NOC मिल रहा है, NOC नहीं मिल रहा, ये गवर्नमेंट हम अलाउ नहीं करेंगे। खास तौर पे कहा गया कि ये और बड़ी टेंशन बन गई। और मुझे अच्छी तरह याद है कि कोयटा में था कि जब एक परवेज मुशर्रफ के जमाने में एक तारिक परवेज साहब थे, वो मिले थे जाके नवाज शरीफ साहब से और उनको फौरन उन्होंने निकाल दिया था। उससे पहले की तो आप छोड़ ही थे। अच्छा, फिर ताजा तरीन जो बाजवा साहब की एक्सटेंशन हुई है वो तो कमाल। कहने का मतलब ये औरिया साहब इतना ओपनली डिस्कस नहीं हुआ था, अंदर खाते ज़ाहिर इख्तलाफ होते भी होंगे, हुए भी, ये माजी का हिस्सा है। इतना ओपनली डिस्कस नहीं हुआ था, बंदा बंदा डिस्कस नहीं कर रहा था, चौक चौराहों पे डिस्कस नहीं हो रही थी आम ताइनातियां सर। उसकी वजह यह है कि अब इस वक्त इमरान खान साहब ने रणजीत केस का जो सूरत है उसके अंदर चीजें बहुत एक्सपोज हो गई। मैं अब थोड़ा बहुत 25 साल नौकरी की हुई है, ये हमें कभी नहीं हुआ कि समरी आती थी, बाई हैंड एक समरी लेके आते थे DHQ के, वो समरी डिफेंस के पास जाते, डिफेंस सेक्रेटरी साइन करता है, मिनिस्टर का कोई रोल नहीं है उसके अंदर। आप रूल्स ऑफ बिजनेस उठा के देख लें, डिफेंस सेक्रेटरी साइन करता है, वो डिफेंस सेक्रेटरी जो है वो प्राइम मिनिस्टर को देता है, वो बाई हैंड जाती है, वो बाई हैंड जाती है, और बाई हैंड जो है प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उसकी अप्रूवल करके उसको बाई हैंड जो है उसमें भेजे। हमें अब तक जो कम से कम मैं गुज़श्ता प्रोसीजर्स, हमारे भी कलीग्स भी रहे हैं, हम खुद भी साथ होते थे उस वक्त जमाने के अंदर, हमें इतना पता है कि आखिरी जो अपॉइंटमेंट हुई थी, वो जो इसकी हुई थी, एक्सटेंशन हुई थी, वो तो ऐसी हुई थी कि हम सब हैरान रह गए थे कि इमरान खान साहब ने अपने लेटर पैड के ऊपर साइन किया था, जो कभी साइन नहीं करता प्राइम मिनिस्टर। और वो लेटर पैड साइन करने के बाद मेरा बैचमेट था उस वक्त सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, उसको कहा ये आप इसका वो जारी कर दें अपना प्रेस रिलीज। तो इतने में वो लेटर पैड जो था वो व्हाट्सएप चल रहा था, उसने कहा मेरे उसकी हैसियत क्या रह गई है, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन का प्रेस रिलीज की क्या हैसियत है अगर प्राइम मिनिस्टर का साइन लेटर मौजूद हो चुका है। तो ये इस तरह होता रहा है हमेशा, आज भी जब भी होना है ये 1 घंटे के मार्जिन के अंदर ही होना है। जो भी आपने कन्फ्रंटेशन की बात की कि पहले इस तरह का कभी माहौल नहीं, तो ये क्या फिर इमरान खान साहब ने ज्यादती नहीं की कि कन्फ्रंटेशन करवा कर और एक सोच लोगों में बेदार करके पैदा करके और फिर इमरान खान साहब ये कह दे, मैं ये नहीं कहता कि एस्टेब्लिशमेंट ने साजिश की है, ये फिर क्या है? अवाम के अंदर आपने सोच कैसा पैदा कर दी और अब आप ये कह रहे हैं कि मैं नहीं कहता कि साजिश की है। इमरान खान ना भी करता ना, ये वक्त आना ही आना था। आपकी पहले कन्फ्रंटेशन थी बलूचिस्तान के अंदर, आपने 4 साल वहां आर्मी ऑपरेशन किया। आपकी कन्फ्रंटेशन थी सवात के अंदर, आपकी कन्फ्रंटेशन थी वजीरिस्तान, उस जगह पे। अब जो चाहे यहां बोलते, पंजाब के लोग यकीन करते थे। 71 में आपने जो चाहे इस पाकिस्तान ने बोला, पंजाब के लोग यकीन करते थे। अब आपने एक ऐसी कोर ग्रुप के साथ आपकी कन्फ्रंटेशन आ गया, इमरान खान हो जाना। देखें एक बात आप भी इस मुल्क में रहते हैं, हम भी इस मुल्क में रहते हैं, सबको पता है, हर बंदा आप छुपाएं या ना छुपाएं, नहीं छुपाना चाहिए कि ये सारे के सारे PDM के लोग इकट्ठे कैसे हो गए अचानक। अगर इमरान खान के पीछे वो थी, आप खुद सोचे, शायद खाकान अब्बासी, मरीम नवाज कौन थी जो ये नहीं कहती थी कि हम नो कॉन्फिडेंस मूव नहीं लाएंगे, क्योंकि उस वक्त तक नो कॉन्फिडेंस मूव नहीं आ सकती जब तक एस्टेब्लिशमेंट आपके पीछे रहो। आप 15 बयान उठा लीजिए, लेकिन आप खान साहब खुद पीछे हट रहे हैं ना, आप और मैं क्या कर सकते हैं? आप और मैं तो नहीं कुछ कह सकते जब खान साहब तो खान साहब से पूछे क्यों पूछा नहीं है, जब खान साहब
देखें, ये तो खान साहब से पूछें कि पीछे क्यों हट रहे हैं। मसला पता क्या है, एक बात उन्होंने खान साहब ने भी रियलाइज कर लिया है और शहबाज शरीफ ने भी रियलाइज कर दिया कि हमसे गलतियां हुई हैं। जिसको भी लाएंगे वो अदारे का वफादार होगा, इन दोनों का नहीं होगा। बिल्कुल सही। ब्रेक ले लूं, खान साहब भी पीछे हैं और शहबाज ब्रेक के बाद अदलीब साहिबा से मैं इस चीज का जवाब कि क्यों खान साहब ने ये कन्फ्रंट्रेशन और ये सारी लोगों में शऊर कह रहे थे मैं बेदार कर रहा हूं, तो फिर पीछे क्यों हटे साजिश के मामले पर। वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अदलीब साहिबा, जो अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक से जाने से पहले भी मैंने ये सवाल छोड़ा कि खान साहब ने तो मीर जाफर मीर सादक एक बयानिया बनाया, लोगों को बताया साजिश कैसे हुई, कौन लोकल हैंडलर्स थे, अमेरिका के कहने पर किसने क्या किया, कैसे सारी रिजीम चेंज हुई। फिर आनन फानन हम देखते हैं कि खान साहब का बयानिया ही बदल जाता है, चाहे वो अमरीकी साजिश को लेकर हो। फिर वो कहते हैं ये मामला पीछे रह गया है, फिर अब वो कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि इस्टेब्लिशमेंट ने साजिश की है। तो आपने अवाम को एक डगर पर चलाकर उनके अंदर एक सोच बेदार कर और उनको बताकर ये मेरे साथ ये हुआ, इसने किया, अब खुद उस मामले से पीछे हट गए। देखिए, कोशिश तो पूरा मीडिया बहुत और पूरे नैरेटिव बहुत कर रहे हैं कि खान साहब को आप ऐसे पेंट करें जैसे पता नहीं उन्होंने क्या कहा था। बट आप बड़ा आसान था, जब अमेरिका का आया आपने वो जुमला उठाया और आपने वो जुमला कह दिया और पीछे जो उन्होंने पूरी एक्सप्लेनेशन दी थी कि हाँ मैं ये कहता हूं और मैं इस पे इन्वेस्टिगेशन चाहता हूं साइफर पे, लेकिन मैं एक इक्वल रिलेशनशिप फ्यूचर में चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि ये जो पास्ट है उसकी बेसिस पे फ्यूचर भी खराब हो। मैं गुलामी नहीं चाहता, मैं पार्टनरशिप चाहता हूं। नंबर 1। नंबर 2, ये जो अभी आप बात कर रहे हैं, आप वो भी इंटरव्यू देख लें। उन्होंने कहा कि जी अगर हम मान भी लें, यानी फर्जे माल, उन्होंने कहा फर्जे माल कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं भी की थी साजिश, तो कम से कम उनको पता तो था ना। कैसे पता था? क्योंकि जो पार्टियां एस्टैब्लिशमेंट की वो आप निकाल दें तो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो ही नहीं सकता था। और मरियम नवाज, खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, पूरे इंटरव्यूज आपके चैनल ने दिखाए हुए। उन्होंने कहा है कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में पीपल्स पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि जब तक एस्टैब्लिशमेंट साथ ना हो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं सक्सेसफुल हो सकती। ये तो इस 15-20 दिन महीना पहले की बात है। लेकिन ये सॉफ्ट लाइन लेने की ये भी तो वजह है, ये वाइज डिसीजन है, इस पर आप लोगों पर तनकीद नहीं हो रही है। ये अच्छी सूरत हाल के मुताबिक चलना ये एक समझदार लीडर की निशानी होती है। अगर खान साहब को रियलाइज हो भी गया है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती होनी है, उस आर्मी चीफ ने जाहिर है कौन किसका फेवरेट होगा, सियासत से दूर रखना है, उसने एक इदारे को लेकर चलना है, तो एक नए आर्मी चीफ के साथ इस तरह कन्फ्रंट्रेशन में जाना ही अच्छी बात नहीं। अगर आप लोगों ने ये सोच के खान साहब को रियलाइज हुआ तो इट्स गुड। नहीं, देखें, मैं 2 चीजें इसको क्लैरिफाई करूंगी। बात यह है कि जब मतलब इसमें तो इनके अपने जो एनालिस्ट हैं जो इनके साथ हैं, नजम सेठी, कल का उनका है कि जी इस्टेब्लिशमेंट जो है उसने खान साहब को निकाला है। और ये इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है ना। इसमें तो मतलब हमें सिलेक्टेड कहते थे, ये तो खुद इनको पता है, इनके अपने लीडर कह चुके हैं कि ये आए ही 13 जो है जोड़ के चूचू का मुरब्बा जो है उसी तरह है। इसीलिए तो अब देखें इनका हाल क्या है, ये छुपते फिरते हैं, इनके पास तो कोई रेलेवेंस और कोई स्टैंडिंग नहीं है। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने कहा कि जी ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, कन्फ्रंटेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम कन्फ्रंट इंडिविजुअल को नहीं कर रहे, हम कन्फ्रंट और स्टैंड अप कर रहे हैं। और जो कौम खड़ी हुई है मेरे आपसे आगे है, वो इमरान खान से आगे है, वो चीजें निकाल रहे हैं इनकी जो कि कभी पहले निकली नहीं थी। और वो जो चीजें गलत हैं, चाहे मेरे बारे में है, चाहे आपके बारे में है, चाहे हमारे पॉलिटिशियंस के बारे में है, चाहे वो फौज के बारे में है, चाहे वो जजेस के बारे में है, उसके खिलाफ कभी ना कभी तो होता है। अगर मैं एक जिसको कहते हैं सही बात नहीं कर रही, तो मेरी पार्टी, पॉलिटिशियंस इफेक्ट होते हैं। हमारी पार्टी के अंदर वो जो 20 लोग थे, आपको याद होगा केपीके में जिन्होंने के पैसे लिए थे, उस पे हमने उनको हाईलाइट किया और उन पे एक्शन लिया। इसी तरह कोई पार्टी जो है, पॉलिटिकल पार्टी, कोई इंस्टीट्यूशन जो है, उसमें 100% लोग सही नहीं होते और 100% पॉलिसीज भी सही नहीं होती। और ये आपके ट्रूथ और कैरेक्टर का टेस्ट होता है कि आप
उनको चैलेंज करें, चाहे उसकी कॉन्सिक्वेंसेस आपके लिए बुरे भी हों, क्योंकि आपने सच के लिए, हक के लिए खड़े होना है। और ये कह देना कि क्योंकि आप पे ठप्पा लोग लगा हुआ है कि जी मैं फलानी फलानी पार्टी से हूं तो, या मैं फलाने इंस्टीट्यूशन से हूं, इसलिए मैं गलत भी करूं तो मेरे ऊपर कोई जुर्रत ना हो बोलने की, ये गलत रवायत थी पाकिस्तान में। इसको इमरान खान ने कहा खौफ का बुत तोड़ दो। इमरान खान ने कहा मैं तो अपनी जान देने को तैयार हूं, मैं गुलामी नहीं करूंगा, अपना खून बहाया उसने, क्योंकि इमरान खान का जीना मरना यहाँ है। आप दो कॉन्ट्रास्ट देखें कि इमरान खान कह रहे हैं कि मैं अपना खून दूंगा और उसने दिया भी है, और दूसरा एक लीडरशिप है, लीडरशिप है कि नवाज शरीफ कहता है कि मेरी जान को खतरा है, वो बाहर भाग जाता है, 3 साल हो गए उसको, और उसकी बेटी कहती है कि उसकी जान को खतरा है, वो नहीं रहेगा। उनका जीना मरना बाहर है, इनका इमरान खान का जीना मरना यहाँ है, इसलिए सारी कौम उसके साथ खड़ी है। इसलिए जब नवाज शरीफ ने मुझे क्यों निकाला शुरू की तो लोग उसके साथ ही नहीं आए, राणा साहब बाहर भागना पड़ा है। राणा साहब इमरान खान के पीछे लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए कि आज भी आप लोगों की वही स्ट्रेटजी है जो इमरान खान पर हमले से पहले थी? देखिए, कुछ मैं ज़रा सवालों के मैं जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर कहाँ है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में है, और इन्होंने कहा कि मैंने कहा कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मैंने ये नहीं कहा, आप मेरे लफ्ज़ों को मत प्लीज़ बयान करें। मैंने ये कहा था अभी आईनी वक्त है और वक्त के ऊपर हम जो फैसले लेने उनको भरपूर तरीके से हम ले लेंगे। इन्होंने कहा कि लंदन में वो टैक्स पेयर के पैसों से गई थे, तो ये झूठ है। उन्होंने लंदन का ट्रिप अपना पर्सनल जो है वो पॉकेट से खर्चा। जो फिक्र है इनको टैक्स पेयर के पैसों की, वो जो 2.5 करोड़ रुपए पंजाब पुलिस के हर महीना सिक्योरिटी दे रहे हैं इमरान खान को, जो MNA भी नहीं है, वो उस पर आपको फिक्र होनी चाहिए कि वो इतने पैसे क्यों लग रहे हैं। वो तो KPK के पुलिस के भी खर्चे वो अभी निकालेंगे तो पता चलेगा ये 3-4 करोड़ रुपए में सिर्फ इमरान खान की टैक्स पेयर की सिक्योरिटी पड़ रही है। खुद अफोर्ड करे ना सिक्योरिटी, क्यों दे रही है इतनी ज्यादा, हजारों की तादाद में पुलिस उनको सिक्योरिटी, वो कुछ उनके पास कोई ओहदा भी नहीं है, एक्स प्राइम मिनिस्टर है। दूसरा जो है वो जो हेलीकॉप्टर है KPK का, उसके लिए तो आपने कानून बना दिया है कि उसको टैक्सी बना के हर बंदा इस्तेमाल कर सकता है। तो ये आपकी जो है वो अखलाकियात है, तो आप दूसरों को सिखा रहे हैं कि क्या अखलाकियात होती है। देखें, फिर इन्होंने कहा कि वो जो आर्मी चीफ के ऊपर ये जो 20 दफ़ा ये भी कहा गया हमारी तरफ से कि अगर फौज पीछे हट जाएगी, एस्टैब्लिशमेंट पीछे हट जाएगी तो इनकी पार्टी धड़म करके गिर जाएगी। तो वो बयान भी याद कराए ना, जहां ये कहा कि नो कॉन्फिडेंस नहीं हो सकती, वहां ये भी कहा था कि वो पीछे हट जाए तो फिर इनकी जो है वो हुकूमत नहीं रहेगी। और यही हुआ कि जब इनकी जो उंगली पकड़ के इनको चला रहे थे वो पीछे हटी तो इनकी हुकूमत जो है वो फारिग हो गई। और आज भी ये वही बांगे दे रहे हैं कि भाई पीछे मत हटो, हमारे सर पे हाथ रखो, हमारी सिलेक्शन करो, हमारी पसंद करो, तो हम जो है वो दोबारा खड़े हो जाएंगे। यही इनकी डिमांड है। तो ये अब आप जी अगर उनकी उंगली छोड़ी तो किसी की तो पकड़ी ना, जो इत्तेदार में आए उंगली पकड़कर वो नहीं आए। नहीं, हमें नहीं पकड़ानी उंगली, हमें नहीं पकड़ानी, हम जो है वो उनको आईनी रोल में ही देखना पसंद करते हैं। अब आपने लॉन्ग मार्च की बात की, देखें लॉन्ग मार्च जो है वो जब ये अगर रेड जोन में आएंगे, अगर ये जो है वो कानून को तोड़ेंगे तो फिर हमारी तैयारी पूरी है, हम इनको रोक भी सकते हैं, हम इस हुकूमत की जो है वो रिट को कायम करेंगे हर लिहाज से। और आखिरी पॉइंट मैं आपको बता दूं, देखें इन्होंने ये अपना यू टर्न नहीं लिया, ये हर रोज यू टर्न लेते हैं अपने बयानिए से। पहले इन्होंने मुतनाज़ा बनाया, एडवाइस दी कि भाई किसी को एक्सटेंशन दे दो और आर्जी तौर पे, और फिर बाद में सिलेक्शन होगी जब जो नए इलेक्शन होंगे उसके बाद। फिर इन्होंने अभी रिसेंटली ये कहा कि ये आर्मी चीफ को मेरिट पे इसलिए नहीं लगाना चाहते कि ये मुझे नाअहल करना चाहते हैं। भाई नाअहल आपको ECP कर चुकी है, तोशा खाना के आप चोर डिक्लेयर हो चुके हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस पे आप डिक्लेयर हो चुके हैं। आगे जाके ये जो भी नया जो ये खुला है केस आपका घड़ी चोरी का, इसके ऊपर आप फर्दर नाअहल हो जाएंगे। बाकी फॉरेन फंडिंग भी पड़ी है, तो आर्मी चीफ के को आप रगड़ रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और ये क्या बात है, इसकी लॉजिक मुझे समझा दें कि मेरिट पे सिलेक्शन होगी। भाई अगर 4 लोगों की लिस्ट आती है, 6 लोगों की लिस्ट आती है, वो सारी मेरिट पे है, और ये प्रेरोगेटिव है वजीर आजम का कि वो किसी को भी सिलेक्ट कर ले। दे आर ऑल ऑन मेरिट। बहरहाल, और ये साबिक सियासी बहरान तो है। तो सवाल मेरा ये है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती के बाद मौजूदा जो सियासी बहरान है ये खत्म हो जाएगा। नए आर्मी चीफ के लिए चैलेंजेस क्या होंगे? देखिए सियासी बहरान इनको मैं बताता हूँ। देखें मैंने सवाल जरा और साहब से पूछे, फिर मैं आपकी तरफ आऊँ। जी देखिए, नए आर्मी चीफ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा,
और वो ये होगा कि उसने अपने इंस्टीट्यूशन की दोबारा रिगेन करना है उसकी अथॉरिटी को और उसकी रिस्पेक्ट को। इरोड तो हुई है, आप जो मर्जी कहें, इरोड हुई है, और इरोड हुई है बड़े ऐसे 6-7 महीने के अंदर हुई है। अब वो अगर वो किसी के उसके बारे में अगर कोई शक भी पड़ेगा ना कि इस शख्स की इंक्लिनेशन किस तरफ है, तो वो लोगों को पता चल जाएगा और उस पे उसकी रिस्पेक्ट वापस नहीं आ सकती। देखिए एक बात बड़ी, हमें सच स्पेड कहना चाहिए। मुझे बड़ी तकलीफ उस बात पे होती है उस वक्त तक जब हम किसी वक्त ये एनालिसिस करते हुए, मैं एनालिसिस कर रहा हूं ना, जाहिर बात है, तो मुझे साइड नहीं कम करनी चाहिए, मुझे रियलिटी बतानी चाहिए जो मैं कैमरे के पीछे बोलता हूं। कैमरे के पीछे हम सब बोलते हैं कि ये सब इसीलिए हो रहा होता है कि वहां पर उनको डिक्टेट किया जाता है, कभी किसी को, कभी किसी को, कभी किसी को। कौन डिक्टेट करता है हमें सब पता है। सब पता है कि कौन टीवी पे कैसे डायरेक्शन दी जाती हैं, कौन करता है कि किस तरह लोगों को इकट्ठा किया। हमने एक तो बात यह है ना कि हमने इन सारी चीजों को अपने आंखों के सामने देखा हुआ है कि कैसे पार्टियां बनती हैं। ये खुद कहा करते थे कि हमारे बंदों को फोन आता है, इस पार्टी में शामिल हो जाओ, हमारे बंदों को फोन आता है। ये अचानक मुझे ये समझ नहीं आती कि अचानक कोई से उतर के आ गए ये सारे के सारे, कि एकदम बदल गए सारे के सारे। नहीं बदले हैं भाई, अब उसको बदलना पड़ेगा। आइंदा आर्मी चीफ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि उसकी जो पुरानी प्रैक्टिसेस थी जो 1980 से शुरू होती, जब हमीद गुल खड़े होकर कहता था कि मैंने आईजीआई बनाई और मुझे कटहरे में लेके जाओ, मैंने बनाई। ये रॉन्ग प्रैक्टिसेस वहां से शुरू हुई थी जब बेनजीर को बुलाया गया था और कहा गया था याकूब अली खान को वजीर खारजा रखोगी तो तब तुम्हें हमें यहां आने देंगे। प्रैक्टिसेस शुरू हुई कि जब वहीद काकड़ को बिजकपत खड़े होकर कहना पड़ा गुलाम साख खान को, नवाज शरीफ को बिठा के, देखो खबरदार दोनों इस्तीफा दो मेरे सामने, वरना ये नहीं चल रहे। हालांकि नवाज शरीफ साहब को नसीम हसन शाह असेंबली बहाल करके आ गया था। ये प्रैक्टिस शुरू हुई। मुशर्रफ ने कहा देखो मेरे ये सिलसिला आज तक चल रहा है और खान साहब ने एडमिट भी किया कि कुछ भी काम करवाना होता था, असल मसला यह है कि आर्मी नए आर्मी चीफ को ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरह वो अपने इमेज को रिस्टोर करता है। और ये इमेज हमें बिल्कुल देखिए होता क्या है, दो अदली अब्बास साहब हैं, राणा साहब हैं, ये तो जाहिर बात है इनका मसला है, को शिकस्त देनी है, खाड़े में उतरे हुए हैं। लेकिन एक इंडिपेंडेंट सूरत एनालिसिस होना चाहिए कि क्या वाकई हम वही कुछ हैं जो हम दोनों कह रहे हैं, ये दोनों कह रहे हैं, ये दोनों नहीं कह रहे वो कुछ जो असल है। ये दोनों भी जब अकेले बैठते हैं तो बिल्कुल और तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। बिल्कुल 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 सही। मैं जरा ब्रेक ले लूं नाज़रीन, वापस आते हैं थोड़ी सी बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। एक जो मसला बड़ा चल रहा है मईशत का, वो ये है कि मुल्क में जो रेमिटेंसेस हैं वो बहुत कम रह गए हैं। हमारा जो इस माली साल के जो टारगेट्स हैं वो अचीव करने की पाकिस्तान पोजीशन में नहीं है, डिफ़ॉल्ट होने की बातें हो रही हैं। और जो डार साहब है उनका भी जो इस वक्त फोकस है वो आर्मी चीफ की तैनाती पर है। राना साहब, इस वक्त माशी सूरत हाल हम सब लोगों के सामने है। LNG की बिड देने के लिए आलमी कंपनियां पाकिस्तान को तैयार नहीं हैं। ये खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि 16 घंटों की गैस की लोड शेडिंग हो सकती है। सिर्फ लगता है इस वक्त हुकूमत का जो फोकस है वो इस वक्त सिर्फ एक अहम तैनाती पर है। मईशत का क्या हाल है, गर्मियों सर्दियों में लोड शेडिंग को कैसे आप लोगों ने कंट्रोल करना है, कैसे आपने सनतों को गैस देनी है, लोगों को देनी है? लगता है इस चीज़ पर फिलहाल कोई फोकस नज़र नहीं आ रहा है। देखें, ऑपोजिशन का फोकस आर्मी चीफ के ऊपर है और शायद और लोगों का हो। हुकूमत जो है वो हुकूमत चला रही है। गैस का जो प्लान है पूरी सर्दियों का उसको मुरतब कर दिया गया है और उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, जिसमें पहली प्रायोरिटी जो है वो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को दी जाएगी। और गैस की डेफिनेटली शॉर्टेज है, लेकिन उसको हम मैनेज करेंगे और इंश्योर करेंगे कि जो खाने पीने का जो लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर के टाइम है उस वक्त गैस की फराहमी डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को दी जाए। लेकिन आप कैसे करेंगे ना, 72 कार्गोस चाहिए जरूरियात के मुताबिक, लेकिन कोई भी बिड करने को तैयार नहीं है पाकिस्तान के साथ। देखें, वो एक इंटरनेशनल सिनारियो है। बदकिस्मती से जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स करने चाहिए थे PTI के 4 साल दौर में उन्होंने नहीं किए।
इनके दौर में भी वही गैस आई जो हमने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए थे, कोई नए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हुए, वही एक LNG का टर्मिनल जो हम बना के गए थे, कोई उस पर उन्होंने फॉरवर्ड नहीं किया। तो आज हम उसी के अंदर बेहतरीन जो मैनेजमेंट हो सकती है, जितनी बेहतर हो सकती है, हम विद इन दोज रिसोर्सेज हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये मैनेज्ड होगा। इंडस्ट्री को भी गैस मिलेगी एक मैनेज तरीके से। उनसे ऑलरेडी जो है उनको कन्वे कर दिया गया है कि कितनी उनको गैस मिल सकेगी, किस तरह की लोड शेडिंग मुतवक्के है। तो वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद देम। एक चीज याद रखें, गैस इस वक्त आलमी मंडी में $30 से भी ऊपर की है। एक एनर्जी का क्राइसिस दुनिया में है, दुनिया में रिसेशन है। यूरोपियन ममालिक सारी गैस खरीद रहे हैं क्योंकि वो महंगी गैस भी अफोर्ड कर सकते हैं। हमारा हमसाया मुल्क सबसे ज्यादा रशिया उन्हें एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडिया की सबसे ज्यादा इंपोर्ट है रशिया से। नहीं, देखें वो पेट्रोल उनसे आज का नहीं खरीद रहा, वो पेट्रोलियम जो है वो उनसे पता नहीं पिछले 50 सालों से खरीद रहा है। हमने उनसे नहीं खरीदा रशिया से, हम सऊदीया और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से ले रहे हैं। वहां से जब वो गैस पाइपलाइन का जो हमने शुरू किया था मुआहदा, बदकिस्मती से उसके ऊपर 4 साल कोई काम नहीं हुआ। अब दोबारा हम उसको इनिशिएट करेंगे। और भी जगहों से पाइपलाइन के मुआहदे हैं जिनके ऊपर काम होने की जरूरत है। तो डेफिनेटली देखें, एक चीज मैं आपको बता दूं, मुल्क कोई डिफॉल्ट नहीं करने लगा। पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल डेट है उसमें से सिर्फ 22% कमर्शियल डेट है जिसपे कोई भी मुल्क डिफॉल्ट कर सकता है। 78% बायलैटरल मल्टीलैटरल 5 हफ्तों के रेमिटेंसेस रह गए, डिफॉल्ट नहीं होता। 9.27%, 5 हफ्तों के रेमिटेंसेस रह गए हैं। जो हमारा, मैं आपको ये भी बता दूं, देखें आपके जो हमारा शॉर्टफॉल है डेट की रीपेमेंट्स की शक्ल में और जो करंट अकाउंट डेफिसिट में आएगा, उसका हमारा प्लान इन प्लेस है टू कवर इट। हम अपने बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर इंशाल्लाह, इफ एवरीथिंग गोज टू प्लान, वी विल बिल्ड आवर रिजर्व्स। हमारे रिजर्व्स बिल्ड करेंगे। जिस माशी खाई में इमरान खान इस मुल्क को फेंक के गया, जिस आइसोलेशन में फॉरेन पॉलिसी इमरान साहब करके गए, उससे हमने इस मुल्क को निकाला है। इनकी ख्वाहिश है कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए, इनकी ख्वाहिश है कि हालात खराब हो जाएं। इन्होंने वो तमाशा लगाया, आज उस तमाशे पे ये खुशियां मना रहे हैं कि देखो क्या हो गया मुल्क को। ये जिम्मेदार हैं, इन्होंने ये डाला। अब हम इसको बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। मुश्किल काम है लेकिन इंशाल्लाह हम कर लेंगे। उससे पहले दूध और शहद की नहरें बह रही थी। 4 साल में जो इन्होंने बदहाली की, मैं उसी की बात कर रहा हूं। नहीं, सब सारा खाना खराब क्या इमरान खान के दौर में हुआ है। खोखला नहीं करके गए थे मुल्क जिस तरह ये करके गए। अंदलीप साहिबा, मैं आपको बताता हूं इनके दौर में क्या हुआ है। 1400 अरब का गैस सेक्टर का डेट जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, वहां ये लॉस छोड़ के गए। 1100 अरब का जो 72 साल में पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट था, उसको 2500 अरब पे ये लेके गए। 20,000 अरब के इन्होंने कर्जे लिए, फिस्कल डेफिसिट्स रिकॉर्ड थे इनके। कोई इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं थी इनके। अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने इस चीज की गवाही दी कि मुल्क का कोई माशी प्लान नहीं है, दे आर डायरेक्शनलेस। तो आप लोगों को फिर इस तरह अदम एतमाद लाने की क्या जरूरत थी? फिर तो आप लोगों के लिए बड़ा आसान था, ऐसी कारकर्दगी के साथ मजीद 1.5 साल इनको बर्दाश्त कर लेते और उसके बाद क्या होना था? इमरान खान का वोट बैंक वीक पड़ जाना था। फिर आप लोग इतने उतावले क्यों थे? इतनी जल्दी क्यों थी? श्रीलंका बन जाना था जो इमरान खान बनाने के ऊपर तुले हुए थे। जी अंदलीप साहिबा। अच्छा, पहले तो मैं बड़ा फैक्चुअली करेक्ट कर दूं, क्योंकि इन्होंने कहा कि जी वो तो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, कुछ भी नहीं है, एमएनए भी नहीं है। इनको शायद याद ना हो कि 16 अक्टूबर को उन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 7 सीटों से वो एमएनए हुए, जो कि दुनिया की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ। नंबर 2, ये जिस केस की बात कर रहे हैं वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फौरन उन्होंने कह दिया जी ये सीट भी नहीं डी-सीट हुए, ये अभी उसी सीट पर रहेंगे, इसका री इलेक्शन भी नहीं। वो भी इनकी बात जो है वो कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट रिमार्क्स भी देख ले, वो कोर्ट उन्होंने कहा बिल्कुल ये सेट असाइड करें, और उसके बावजूद वो 7 सीटों से जीते हुए। तो थोड़ा मेमोरी को जॉग कर लें। अच्छा, अब आई बात मईशत की। जबरदस्त इन्होंने बात की, क्योंकि ये समझते हैं कि 22 करोड़ अवाम जो है वो बेचारी बेवकूफ है। 40 साल से हम उनको कह रहे हैं जी हमारे, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, और उनको दाने दे के मुर्गियों की तरह हम हांग के फिर दोबारा इलेक्शन जीत लेंगे। मेरे आपसे पहले ये सारी स्टैट्स आपके पूरे लोगों ने हर तरफ अपने वीलॉगों में छोड़ के हर तरफ वायरल की हुई है। अब मैं आपको बताती हूं कि मिफ्ता इस्माइल का पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे क्या कह रहा है। हम छोड़ के गए मार्च 2022 में 6% ग्रोथ रेट, इस वक्त नवंबर में है 1% ग्रोथ रेट। ये क्रैश है। अच्छा जी,
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हम छोड़ के गए 16.2 बिलियन मार्च में, इस वक्त 7.9 बिलियन है। 51% ड्रॉप है रिजर्व्स में। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप रेट हम छोड़ के गए 5%, इस वक्त 92.5% है रिस्क आपका। क्रेडिट रेटिंग में हम स्टेबल और पॉजिटिव छोड़ के गए मूडीज और फिच रेटिंग्स को, इस वक्त CAA1 नेगेटिव है। उसके अलावा आप देखें कि जो रेवेन्यूज की सोर्सेज थी, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स इस वक्त 15% डाउन है, रेमिटेंसेज इस वक्त 8% डाउन है। इस वक्त आपकी मशीनरी इंपोर्ट्स जिसपे सारी आपकी फैसलाबाद चल रही थी क्योंकि बंद हो गई, इस वक्त 48% डाउन है। IT की एक्सपोर्ट्स आपकी 21% डाउन है, जहां से हम छोड़ के गए। टोटल डेट जिस कर्जे का ये जिक्र कर रहे हैं, हम छोड़ के गए थे 53.6 ट्रिलियन, इस वक्त 7 महीनों में 62.5 ट्रिलियन है। और अनएम्प्लॉयमेंट पिछले मार्च से लेके अब तक 22.5% बढ़ चुकी है, जो कि इनके शहर में खुद राना सनाउल्लाह ने कहा कि हाँ मुझे अपने शहर से वोट नहीं मिला क्योंकि सारी इंडस्ट्री बंद हो गई है और सारा फैसलाबाद जो है वो बेरोजगार हो गया है। तो ये कब तक आवाम को बेवकूफ समझेंगे? सबसे ज्यादा गुस्सा आवाम को ये है और ये समझते हैं कि आखिरी सवाल आपसे, क्या ये बात दुरुस्त है कि मौजूदा मुआशी सूरत हाल में फौरी इलेक्शन करवाना मौजूदा हुकूमत के लिए, इस PDM इत्तेहाद के लिए, इस 13 जमातों के इत्तेहाद के लिए ये सीधा सीधा हार के मुतरादिफ है? देखें, अभी कराएं या 6 महीने बाद कराएं, ये तो वॉल पे लिखा जा चुका है कि अब इमरान खान जीतेगा, ये बात तो है। उसको नायल करवाएंगे तब भी वो 2/3 मेजॉरिटी लेके आके उसकी पार्टी उसको लेके आ जाएगी, ये बात तो अब तय है, हो चुकी हुई है। ये नहीं, वो एस्टैब्लिशमेंट भी इस बात पे आगे हुई है कि और कोई रास्ता नहीं, इमरान खान विल विन। 10 अप्रैल के बाद की पहली सूरत हाल और थी, 10 अप्रैल के बाद की और चीज है। तो पहले अगर तो शहबाज शरीफ साहब आते ही रिजाइन करते और कहते हम ये कर देंगे, हम तब्दील, वो बार बार तो ये भी बात है जो गैलप की फिगर दे रही। और जब मैं सुबह सवेरे में पढ़ रहा था, मैं हैरान हो गया था, मिस्ता इस्माइल ने जो सच बोला है वो सच भी पढ़ने वाला है कि आखिर कोई चीज तो है। तो इसका मतलब यह, देखिए एक बात बताऊं आपको, आप क्राइसिस में हो, माशी क्राइसिस, आप क्राइसिस में हो, माशी क्राइसिस में हो, या आप हो किसी सिक्योरिटी क्राइसिस में, दुनिया एक हल बताती है और वो हल ये बताती है कि पॉपुलर लीडर को ले आओ। अगर आप पॉपुलर लीडर को ले आएंगे तो लोग उसकी मोहब्बत में कुछ दिन बर्दाश्त करके कुछ न कुछ कर लेंगे। जो भी जीते, शहबाज शरीफ पॉपुलर है ले आओ, नवाज शरीफ पॉपुलर है ले आओ, इमरान खान पॉपुलर है ले आओ। इस वक्त सिर्फ पॉपुलर लीडरशिप की जरूरत है। जंग में चर्चिल पॉपुलर लीडर था, आप अंदाजा करें उसके खिलाफ पार्टी बदलने का मसला था, उन्होंने चर्चिल को नहीं लाया। जैसी जंग खत्म हुई उन्होंने चर्चिल को निकाल दिया। इस वक्त फौरी तौर पर इलेक्शन की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अंदलीब बाबा। मेरे साथ ही राना एहसान अफजल खान साहब, मुशीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान, और ये मकबूल जान साहब मेरे साथ थे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। राजी, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।